हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो टीडीएस चैप्टर और टीसीएस चैप्टर के बाद अब आते हैं हम एडवांस टैक्स। गवर्नमेंट का कहना है कि कुछ लोगों को एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा। एडवांस में टैक्स पे करने पड़ेगा मतलब क्या? अभी वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर रनिंग है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड ही नहीं हुआ है, रनिंग ईयर में ही आप इस ईयर का टैक्स पे कर दो। ठीक है, ईयर एंड ही नहीं हुआ है, उससे पहले ही आप टैक्स पे कर दो एडवांस बेसिस पर। तो गवर्नमेंट ने एडवांस में टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट किन लोगों के लिए रखी है? सेक्शन 208 बोलता है एडवांस में टैक्स किसको पे करने की लायबिलिटी है। एसएससी को अपना टैक्स एडवांस में पे करना पड़ेगा अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट क्लेम करने के बाद नेट पेबल 10,000 अभी भी भरना निकलता है या 10,000 से ज्यादा भरना निकलता है। टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट क्लेम करने के बाद अभी भी नेट टैक्स लायबिलिटी एट लीस्ट 10,000 है, तो उस पर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, प्रीसीडिंग नहीं, मैं करंट ईयर की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं एसएससी अपनी इनकम एस्टिमेटेड बेसिस पर कैलकुलेट करे, एस्टिमेटेड बेसिस पर कैलकुलेट करे कि अभी मेरे को इस करंट ईयर में क्या इनकम होगी और मेरा क्या टैक्स बनेगा और मेरे क्या टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट रहेगी करंट ईयर का करंट ईयर में, सब कुछ एस्टिमेटेड बेसिस पर ले ले। फिर भी अगर उसका टैक्स अभी भी भरना निकलता है कम से कम 10,000, तो उसे ये टैक्स एडवांस में भरना होगा। लेकिन सीनियर सिटीजन को एक केस में एक्सेप्शन बनाया गया है, उसको एडवांस में पे नहीं करना है। अच्छा, एडवांस में पे नहीं करना है तो क्या साल एंड होने के बाद तो पे करना पड़ेगा अगर पेबल निकलता है तो? हाँ, जो साल एंड होने के बाद भरा जाता है उसको एडवांस टैक्स नहीं बोलते हैं, उसको एसएटी बोलते हैं। एसएटी मतलब सेल्फ असेसमेंट टैक्स, और सेल्फ असेसमेंट का टैक्स का सेक्शन है सेक्शन 140A, सेक्शन 140A। तो सीनियर सिटीजन पर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं होंगे अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे। वो रेजिडेंट हो इंडिया में, उसकी एज कम से कम 60 साल है, तभी तो सीनियर सिटीजन है, और उसके पीजीबीपी इनकम नहीं है, और इनकम है बट पीजीबीपी इनकम नहीं है, तो ऐसे सीनियर सिटीजन को एग्जेम्प्ट किया जाता है एडवांस टैक्स पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट से। बट अगर उसका टैक्स बनता है तो वो अपना रिटर्न फाइल करते वक्त पे कर सकता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में, सेक्शन 140A। फिर सेक्शन 209 कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। एसएससी को अपना एडवांस टैक्स खुद ही कंप्यूट करना होगा। पार्ट ए, एसएससी खुद कंप्यूट करे। कैसे करे? पहला स्टेप, वो अपने इस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम एस्टिमेटेड बेसिस पर ले, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम एस्टिमेटेड बेसिस पर कैलकुलेट कर ले। इस इनकम पर वो बेसिक टैक्स कंप्यूट कर ले, और अगर उसके एग्रीकल्चरल इनकम है तो पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम भी अप्लाई करे ये बेसिक टैक्स कैलकुलेट करते वक्त। और अगर उस पर सरचार्ज अप्लीकेबल हो रहा है वो भी ऐड कर दे, सेस अप्लीकेबल है वो भी ऐड कर दे, मतलब अपना टोटल टैक्स निकाल ले, बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस, टोटल टैक्स आ गया। अरे टोटल टैक्स आने के बाद अगर वो कोई रिलीफ क्लेम करने के लिए एलिजिबल है, मैं पहले भी बता चुका हूं सेक्शन 86 की रिलीफ पार्टनर को मिलती है, वो से फाइनल में, और 1998 91 ये डबल टैक्सेशन रिलीफ कहलाती है, ये भी आप सी फाइनल में पढ़ोगे। अभी इंटरमीडिएट के लेवल पर सिर्फ एक ही रिलीफ है, सेक्शन 89 की रिलीफ।
हाँ जी, टोटल टैक्स किस रेजिम में कैलकुलेट करें? एक मिनट, इनका सवाल है टोटल इनकम वो किस रेजिम में कैलकुलेट करे, रेगुलर टैक्स रेजिम में या डिफॉल्ट जो वो ऑप्ट कर रहा है। ठीक है, फिर टोटल टैक्स आ गया, उसके बाद रिलीफ लेस हो जाएगी। लेकिन एक बात तो बोली थी, उसके पास जो टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट पड़ी है जो उसके फॉर्म नंबर 26 एस में रिफ्लेक्ट हो रही है, लेस कर दे। उसके बाद भी अगर नेट पेबल 10,000 है टैक्स या 10,000 से ज्यादा बनता है तो एडवांस में भरना रहेगा। कुछ सिचुएशंस में असेसिंग ऑफिसर को भी पावर दिया गया है, वो बात अभी मैं छोड़ता हूं। और ये जो एडवांस में टैक्स भरना रहता है इंस्टॉलमेंट वाइज भरा जाएगा। एडवांस में जो टैक्स भरना है इंस्टॉलमेंट वाइज भरा जाएगा। पूरे साल का कैलकुलेट कर लिया, पूरे साल की टोटल इनकम एस्टिमेटेड बेसिस पे ले ली, टोटल टैक्स कैलकुलेट कर लिया, रिलीफ लेस कर दी, टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट लेस कर दी, अभी भी नेट पेबल 10,000 या 10,000 से ऊपर भरना निकल रहा है तो एडवांस टैक्स भरना है। पूरे साल का आप एडवांस टैक्स निकाल चुके हो क्योंकि इनकम आपने पूरे साल की एस्टिमेट की थी। अब कितना कितना भरना है, गवर्नमेंट बोलती है कि ये आपको क्वार्टर वाइज पे करना है। तो साल के 4 क्वार्टर, पहला क्वार्टर एंड होगा 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। ये क्वार्टर एंड होने की डेट है। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है नहीं, एंड होने तक नहीं, पहले पे करना है। मतलब 30 जून वाला जो फर्स्ट 30 जून तक की क्वार्टर एंडेड की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, वो पे करने की ड्यू डेट 15 जून ही है, मतलब 15 दिन पहले एडवांस में भरना है। और 30 सितंबर वाला 15 सितंबर तक पे कर देना है। 31 दिसंबर क्वार्टर एंडेड वाली इंस्टॉलमेंट आपको पे कर देनी है 15 दिसंबर को, और 31 मार्च वाला पे कर देना है 15 मार्च तक। तो पढ़ने से क्या लगता है 15 मार्च तक 100% एडवांस टैक्स डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, कितना कितना कराना है? क्या 15 मार्च को जब पहली इंस्टॉलमेंट जमा करानी है तो क्या पूरी जमा करा दूं? तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, वो भी धीरे धीरे जमा करा दो। आपका जो एडवांस टैक्स आपने पूरे साल का कैलकुलेट किया है उसका 15% तक मैक्सिमम, अप टू, लेट 15 नहीं बोला है, अप टू, कम भी जमा करा सकते, इतना तो कराना ही है। ठीक है, अप टू का मतलब क्या, ज्यादा कराए तो दिक्कत है क्या? नहीं, ये इसका मतलब अप टू क्या हुआ, मिनिमम हुआ यहां पर। सेकेंड इंस्टॉलमेंट अप टू 45, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगर अप टू 45 बोलिए, इसमें ऊपर वाला 15% इंक्लूडेड है। अगर ऊपर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 15% भर चुके हो तो दूसरी वाली कितनी भरनी पड़ेगी, 45 माइनस 15, 30। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर वाली नहीं भरी है तो 45% भरना ही पड़ेगा। तीसरी इंस्टॉलमेंट अप टू 75% भरनी है। अगर ऊपर, इसमें ऊपर वाला 45% शामिल है, तो ऊपर वाला अगर 45% तक जमा हो चुका है तो अब कितना भरना रहा, 30%, 75 माइनस 45, और 15 मार्च तक तो 100% पेड हो जाए। अगर 75% जमा हो चुका है तो 25% रिमेनिंग। ठीक है, ये इन जनरल सबके लिए, चाहे कंपनी एसएससी हो चाहे नॉन कंपनी एसएससी हो। लेकिन अगर एसएससी ने प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शन 44 एडी और एडी ऑप्ट की है तो वहां पे भी मैंने बताया था पीजीबीपी हेड में कि उनके लिए सिंगल वन शॉट इंस्टॉलमेंट रहेगी 15 मार्च वाली, 100% जमा हो जाए। अब सवाल पैदा होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि 15 मार्च तक तो सब कुछ पे हो जाए,
15 मार्च तक कोई पे नहीं कर पाया, 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक पे करता है, तो उसको एडवांस टैक्स नहीं मानेंगे क्या? 31 मार्च तक जो भी पेड होगा रिलेवेंट ईयर के एंड तक, मतलब 31 मार्च तक जो भी पेड होगा वो एडवांस टैक्स ही कहलाएगा, और उसके बाद जो भी पेड होगा वो SAT सेल्फ असेसमेंट टैक्स ही कहलाएगा। तो अगर कोई पर्सन 16 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराता है तो उसे एडवांस टैक्स ही माना जाएगा फॉर ऑल द पर्पजेस ऑफ द एक्ट। तो लोग बोलेंगे तो ठीक है, तो हम बाद में जमा करा देंगे, ऐसा क्या है? 16 मार्च से लेकर 31 मार्च को जमा कराएंगे, इंस्टॉलमेंट वाइज जमा ही नहीं कराएंगे हम 31 मार्च तक जमा करा देंगे। हम बोलेंगे जमा हो गया एडवांस टैक्स। गवर्नमेंट बोलती है नहीं, अगर आप इंस्टॉलमेंट वाइज जमा नहीं कराओगे तो आपको सेक्शन 234C में इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। अगर आपने ऐसे इंस्टॉलमेंट वाइज जमा नहीं कराया तो अब ये 1% कैलकुलेट कैसे होगा और इंस्टॉलमेंट वाइज कैसे कैलकुलेट होगा, ये इंटरेस्ट चैप्टर जो अगला चैप्टर है उसमें सारा प्रोसीजर दे रखा है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझते हैं। एक पर्सन का कहना है मेरा बिजनेस है या मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूं, आपने बोला इनकम एस्टिमेटेड बेसिस पे ले लो, मैंने ले ली, लेकिन ऐसा हुआ कि 20 दिसंबर को मैंने अपना कोई, मेरे को मजबूरी हो गई, मैंने 20 दिसंबर को मैंने एक प्लॉट सेल किया जिस पर मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो मेरा एस्टीमेट गड़बड़ हो जाएगा, एस्टीमेट चेंज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का कहना है बिल्कुल सही बात है, तो क्या इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी उस एस्टिमेटेड इनकम के अंदर शुरू से ही लिया जाना था और जो भी टैक्स बनता था पूरे साल का उसका 15%, 45%, 75%, 100% जमा कराना था, और नहीं कराया तो कम जमा कराया तो जितना कम जमा कराया शॉर्टफॉल उस पर 1% ब्याज लग जाएगा क्या? तो गवर्नमेंट कह रही है नहीं, ऐसी चीजें आप पहले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने कुछ केस में रिलैक्सेशन प्रोविजन दिया है। ये रिलैक्सेशन प्रोविजन क्या है? अगर किसी सब्सिक्वेंट क्वार्टर में कोई इनकम अराइज होती है, अगर वो इनकम कैपिटल गेन है, कैजुअल इनकम है या PGBP इनकम है फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम PGBP इनकम है मतलब लाइफ में पहली बार PG, एक गाना था पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ आए मैं क्या करूं। तो PGBP इनकम फर्स्ट टाइम हुई। फिर डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम चाहे एक्चुअल डिविडेंड चाहे डिम डिविडेंड 222 ABCDE वाला, ई को छोड़कर, ई को छोड़ना है, ठीक है, ई वाले डीम डिविडेंड को छोड़ना है, 222 ABCD वाला डीम डिविडेंड, उसके लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अच्छा, इन सारी इनकम्स को मैं स्पेसिफाइड इनकम बोल देता हूं। अगर किसी सब्सिक्वेंट क्वार्टर में स्पेसिफाइड इनकम अराइज हुई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया LTCG हुआ कब, 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर तक मतलब दो इंस्टॉलमेंट निकल चुकी थी, 15 जून वाली, 15 सितंबर वाली, और तीसरी भी तो निकल गई 15 दिसंबर वाली, ठीक है, 15 दिसंबर वाली तीसरी भी निकल गई। अब गवर्नमेंट का कहना है इस LTCG की वजह से आपका एस्टीमेट गड़बड़ हो गया टोटल इनकम का, तो इस LTCG पर जितना टैक्स बनता है वो इंस्टॉलमेंट
फॉलिंग ड्यू, अब जो आएगी किस्त, अब कौन सी आएगी? 15 मार्च वाली। तब आप इस LTCG का टैक्स भर दीजिएगा। ठीक है, तो एडवांस टैक्स कब पे करना रहेगा इस केस में? इन इनकम्स का एडवांस टैक्स शैल बी पेबल इन इंस्टॉलमेंट फॉलिंग ड्यू आफ्टर दिस इनकम अराइज। ठीक है, अच्छा ऐसा हो पहली किस्त निकल चुकी है, दूसरी किस्त निकल चुकी है, और ज्वेलरी या प्लॉट बेचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई भी हो, कैपिटल गेन ही लिखा है। तो कैपिटल गेन हुआ, मान लो आपको 20 सितंबर को, तो 15 जून वाली निकल चुकी है, 15 सितंबर वाली निकल चुकी है, आपको ये कैपिटल गेन 20 सितंबर को हुआ है। अब कौन सी इंस्टॉलमेंट ड्यू होंगी? दो, 15 दिसंबर वाली, 15 मार्च वाली। 15 दिसंबर तक 75% पेड होना चाहिए, अब 15 मार्च तक 100%। समझ आ गई बात? ये सेक्शन आपस में कनेक्टेड हुए। सेक्शन 44 एडी एडीए, सेक्शन 211, ये एग्जाम में बहुत बार थ्योरी में क्वेश्चन आ रखा है। सेक्शन 211 एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराने की ड्यू डेट्स क्या हैं, थ्योरी में आ रखे हैं ऐसे क्वेश्चंस। सेक्शन 211 और 234C भी आपस में कनेक्टेड है क्या? अगर आपने एडवांस टैक्स टाइम पे डिपॉजिट नहीं कराया इंस्टॉलमेंट वाइज, तो फिर जो भी शॉर्टफॉल रही पे करने में, उस शॉर्टफॉल के अमाउंट पर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 234C में। फिर अब आते हैं हम सेक्शन 209 में दोबारा। कुछ केसेस में वैसे तो एडवांस टैक्स कंप्यूट करने की ड्यूटी एसएससी की खुद की है, लेकिन कुछ केसेस में असेसिंग ऑफिसर ये जिम्मा ले सकता है। वो कैलकुलेट करके बताएगा इतना एडवांस टैक्स बनता है एसएससी, पे कर दो। ठीक है, तो वो खुद कैसे कैलकुलेट करेगा? पहले आपको लिखना है कि एसएससी की ड्यूटी है खुद कैलकुलेट करे, खुद पे करे। अच्छा, कोई एसएससी ऐसे कर सकता है क्या? असेसिंग ऑफिसर के सामने जाके खड़ा हो जाए, बोले मेरे को नहीं आता कैलकुलेट करना, आप कैलकुलेट करके दो। तो ऐसा नहीं होगा। असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है, वो एसएससी का एम्प्लॉई नहीं है। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर की मर्जी है तो वो कैलकुलेट करेगा। किस केस में कैलकुलेट करेगा, ध्यान से सुने। देखिए, दो बातें पहले आपको समझनी पड़ेगी। अब जो मैं बातें बोल रहा हूं, आप में सीए फाइनल करने के बीज डाले जा रहे हैं। हाँ, सीए फाइनल करने के बीज डाले जा रहे हैं। देखो, सीए इंटर तक डायरेक्ट टैक्स की कितनी कहानी होती है, ध्यान से सुने। रिटर्न फाइल करने तक। अब रिटर्न फाइल होने के बाद क्या हुआ? इंटर तक की कहानी रिटर्न फाइल करने तक। फिर सीए फाइनल में आएंगे तब पता पड़ेगा कि रिटर्न फाइल करने के बाद क्या काम होता है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रिटर्न के बेसिस पर एसएससी का असेसमेंट करेगा, इसलिए ऑफिसर को असेसिंग ऑफिसर कहा जाता है। वो असेसमेंट का काम करता है। अच्छा, असेसमेंट करके वो क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, किसी एसएससी ने अपनी इनकम रिटर्न में बताई थी 10 लाख, तो वो रिटर्न के अंदर जो इनकम बताता है उसको हम बोलते हैं रिटर्न इनकम। बातें ढंग से समझना, सीए फाइनल में भी काम आएंगी।
उसने अपना रिटर्न भरते वक्त इनकम बताई 10 लाख। फिर असेसिंग ऑफिसर को एक्सटर्नल सोर्सेज से पता पड़ा कि एसएससी ने अपनी कुछ इनकम छुपाई है, या कुछ खर्चे जो एसएससी ने गलत क्लेम कर दिए वो असेसिंग ऑफिसर ने उसको डिसअलाउ कर दिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर एसएससी की इनकम में एडिशन कर देता है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर इसमें कर देगा एडिशन, एडिशन बाय एओ। असेसिंग ऑफिसर एडिशन कर देगा, उसको पता पड़ा 7 लाख की इनकम पर टैक्स नहीं भरा गया है, हमसे छुपाई गई है, तो अब वो इनकम निकालेगा कि आपकी इनकम तो 17 लाख है। इस 17 लाख की इनकम को नाम दिया जाता है एसेस्ड इनकम। एसेस्ड इनकम, और इसके लिए असेसिंग ऑफिसर को एक असेसमेंट ऑर्डर पास करना पड़ता है। असेसमेंट ऑर्डर में वो लिखेगा कि हमने एसएससी की एक्स्ट्रा इनकम पकड़ी 7 लाख और इनकम एसेस की है उसकी 17 लाख पर, फिर वो एसेस्ड इनकम पर टैक्स रिकैलकुलेट करेगा और इंक्रीमेंटल टैक्स का डिमांड नोटिस इशू करेगा और एसएससी को वो पे करना पड़ेगा। पे नहीं कर पाया तो डिपार्टमेंट वो टैक्स की रिकवरी की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देगा। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होता है, रिकवरी प्रोसीडिंग्स में उसका बैंक अकाउंट सीज हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी नीलाम की जा सकती है फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स। तो ये सिस्टम होता है। अब जब सीए फाइनल में आओगे एक चैप्टर आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर सीए फाइनल में 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है, असेसमेंट प्रोसीजर। उस चैप्टर में आएगा कि जैसे ही आप रिटर्न फाइल करते हो, वो रिटर्न असेसिंग ऑफिसर को मिलता है, वो उसका समरी असेसमेंट करता है। समरी असेसमेंट का सेक्शन होता है 143(1). ठीक है, लेकिन वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है और कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन चाहता है, तो वो नोटिस देगा और बुलाएगा। उस असेसमेंट को बोलते हैं, वो असेसमेंट करने के लिए पहले नोटिस देगा, तो नोटिस देगा उसको बोलते हैं स्क्रूटनी नोटिस। आ जाओ इस डेट को, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आना, नोटिस में बता देगा। उस डेट को एसएससी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हाजिर होना पड़ेगा और इनकम टैक्स ऑफिसर उसका करेगा स्क्रूटनी असेसमेंट। ठीक है, उसमें भी वो ऐसे कर देगा, इतनी इनकम बताई हुई है आपकी, इतनी इनकम बताई हुई है आपकी, डॉक्यूमेंट लेकर आए, उसमें आपने कुछ खर्चे ज्यादा क्लेम कर लिए 7 लाख के, ये खर्चे मैं आपको डिसअलाउ करता हूं, आपकी इनकम एसेस करता हूं 17 लाख। ठीक है, तो वो स्क्रूटनी असेसमेंट कहलाता है। कोई एसएससी कहता है अच्छा मैंने रिटर्न फाइल करके गलती की क्या, मैंने रिटर्न फाइल किया 10 लाख बता दी इनकम, फिर बाद में आपने 7 लाख पकड़ लिया, 17 लाख एसेस कर ली, मतलब रिटर्न फाइल करना ही गलती होता है। तो कुछ लोगों की ये सोच हो जाती है कि हम रिटर्न ही फाइल नहीं करेंगे, तो इनकम टैक्स ऑफिसर हमको बुलाएगा कैसे। तो एक सेक्शन और है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, सेक्शन 144। 144 में वो नोटिस देगा और बुलाएगा कि भले ही आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, बट एक्सटर्नल सोर्सेज से हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपने कुछ इनकम छुपाई है। ठीक है, और अपने दिमाग के हिसाब से वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा, टू द जजमेंट, टू द बेस्ट जजमेंट ऑफ, टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। वो अपने दिमाग के हिसाब से एडजस्टमेंट करके टैक्स पेबल निकाल देगा, डिमांड नोटिस इशू कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सेक्शन बने हुए हैं असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर में। यहां पर 2 सेक्शन का रेफरेंस आ रहा है। एक है आपका असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, ये स्क्रूटनी असेसमेंट, लिख दीजिए इसके नीचे स्क्रूटनी असेसमेंट। और 144
ये कहलाता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इन दोनों असेसमेंट्स को रेगुलर असेसमेंट कहा जाता है। रेगुलर, किसी एसएससी का डिपार्टमेंट ने कभी रेगुलर तो अब कहानी शुरू होती है इस चैप्टर की, एडवांस टैक्स की। किसी एसएससी का असेसिंग ऑफिसर ने कभी पास्ट में रेगुलर असेसमेंट किया था, मतलब स्क्रूटनी किया था या बेस्ट जजमेंट किया था, उस ईयर में जब भी ऐसा लेटेस्ट हुआ था, उस एसएससी के साथ पास्ट में 3-4 बार हो चुका है स्क्रूटनी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। जो लेटेस्ट ईयर वाला है, उस ईयर में असेसिंग ऑफिसर ने उसकी क्या इनकम एसेस की थी वो ले लेगा। आप बोलोगे ये तो गलत है, हमें तो इनकम 23-24 की लेनी है। एसएससी का स्क्रूटनी असेसमेंट हुआ था 18-19 का, 19-20 का, कभी स्क्रूटनी हुआ, कभी बेस्ट जजमेंट हुआ, लेटेस्ट ईयर वाला लेना है। उस ईयर में उसकी क्या इनकम थी, फॉर एग्जाम्पल 21-22 की इनकम वो उठा रहा है अभी एस्टिमेशन में। अब एसएससी का कहना ये तो गलत है, मेरे को मेरी इनकम का, और मैं तो बेस मान के चलूंगा मेरा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 23-24। बट असेसिंग ऑफिसर को क्या पता 23-24 में आपकी इनकम क्या है, इसलिए वो पास्ट ईयर की इनकम को बेस मान के चलेगा। और कौन से ईयर की इनकम को बेस मान के चलेगा, जिस किसी लेटेस्ट ईयर में एसएससी का रेगुलर असेसमेंट उसने कंप्लीट किया था, उस एसएससी का। ठीक है, फिर उसके बाद एसएससी की टोटल इनकम क्या थी, उसके बाद के सालों में सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसकी टोटल इनकम क्या थी। तो स्टेप 1 वाला अमाउंट और स्टेप 2 वाला अमाउंट, इन दोनों में से भी वो हायर इनकम ले लेगा। हायर इनकम पर वो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में भी जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो अप्लाई करके बेसिक टैक्स निकाल देगा। अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम भी लगा देगा, सरचार्ज अगर अप्लीकेबल है तो जोड़ देगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% जोड़ेगा। इस तरीके से असेसिंग ऑफिसर अपना टैक्स एस्टिमेट प्रिपेयर कर लेगा। बट ये तो गलत है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को ये पावर दिया गया है। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर ने अपना खुद के दिमाग से इस तरीके से जो टैक्स निकाला है वो एसएससी को इंटीमेट करेगा फॉर्म नंबर 28 में, इंटीमेशन भेज देगा, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो इतना एडवांस टैक्स भरना निकलता है। अब एसएससी पर जिम्मेदारी आ जाएगी जवाब देने की। एसएससी रिप्लाई फाइल करेगा इन फॉर्म नंबर 28A। ठीक है, इन फॉर्म नंबर 28A आगे चलकर हम पढ़ेंगे। अभी जो असेसिंग ऑफिसर ने फॉर्म नंबर 28 इशू किया है ये डिमांड नोटिस के इक्विवेलेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 156। मतलब एक तरीके से ये बोला जा रहा है एसएससी आप ये पे करो, हमने आपको डिमांड नोटिस इशू किया है, पे करो। एसएससी को पे करना पड़ेगा या नहीं, रिप्लाई देना पड़ेगा। तो रिप्लाई की बात करते हैं, पेज नंबर 234 पर आइए, सेक्शन 210, एडवांस टैक्स भरना कितना है। अगर असेसिंग ऑफिसर ने फॉर्म नंबर 28 भेजा ही नहीं है, मतलब उसने कोई कैलकुलेशन की नहीं है, तो उस सिचुएशन में एसएससी ने खुद ने तो किया ना कैलकुलेशन, असेसिंग ऑफिसर ने नहीं की है, एसएससी ने तो की है। ठीक है, तो एसएससी को अपना एस्टीमेट कि मैंने ऐसे कैलकुलेशन की कि साहब आप देख लो एक बार जरा सही है कि नहीं, अपना एस्टीमेट असेसिंग ऑफिसर के पास फाइल करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर एओ ने फॉर्म नंबर 28 भेजा है, फॉर्म नंबर 28 हम पढ़ेंगे फरवरी एंड तक ही आ सकता है, मार्च में नहीं आएगा। ठीक है, फरवरी तक वो फॉर्म नंबर 28 भेज रहा है, एओ का एस्टिमेशन
एओ का एस्टिमेशन एसएससी के एस्टिमेशन के या तो बराबर है या एओ का एस्टिमेशन कम है। एसएससी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिप्लाई देने की जरूरत ही नहीं है। एओ का एस्टिमेशन एसएससी के बराबर है या एओ का एस्टिमेशन कम ही है, एसएससी ज्यादा भर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत यहां है, अगर एओ का एस्टिमेशन ज्यादा है एसएससी के एस्टिमेशन से, तो इस सिचुएशन में एसएससी को रिप्लाई देना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर 28A। एओ ने क्या भेजा था 28, एसएससी रिप्लाई देगा फॉर्म नंबर 28A में रिप्लाई देगा। रिप्लाई दे रहा है या चाहे नहीं दे रहा है, इस केस में रिप्लाई देने के लिए बाउंड है, रिप्लाई दे रहा है फॉर्म नंबर 28A में, लेकिन हर हाल में इन तीनों ही सिचुएशन में एसएससी जो एडवांस टैक्स भरेगा, भले ही एओ ने कुछ भी बोला है भरने को, भरेगा तो वो अपने ओन एस्टिमेट के हिसाब से। रिप्लाई फाइल करना है वो अलग बात है, रिप्लाई के अंदर क्या बताएगा कि नहीं मेरी कैलकुलेशन ये है और वो मैंने पे कर दिया है। भरना हमेशा अपने ओन एस्टिमेट वाला ही है, रिप्लाई देना पड़ेगा वो अलग बात है। फिर एक चीज और कि असेसिंग ऑफिसर एक बार फॉर्म नंबर 28 भेज चुका है, क्या वो दोबारा फॉर्म नंबर 28 भेजने के लिए अपने एस्टिमेट को रीएस्टिमेट कर सकता है क्या? मतलब अपने एस्टिमेट को दोबारा रिवाइज कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। उसका बेस क्या होगा? देखो यहां पर एक बात हमने पढ़ी कि स्टेप 1 में हमने पहली बार असेसिंग ऑफिसर ने लेटेस्ट ईयर में जब भी उसका रेगुलर असेसमेंट हुआ उस ईयर की इनकम उठा ली, और उसके बाद एसएससी ने कभी रिटर्न फाइल किए, वो स्टेप 2 में आए, टोटल इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर, उसमें से हमने जो हायर था वो हायर इनकम उठाई और उस पर हमने करंट ईयर में जो टैक्स रेट अप्लीकेबल है वो अप्लाई की। ठीक है, अब असेसिंग ऑफिसर का कहना है मैं अपना एस्टिमेट चेंज करना चाहता हूं, तो वो अपने इस एस्टिमेट को रिवाइज कर सकता है। अगर एसएससी बाद के किसी ईयर का रिटर्न फाइल करता है या उसके किसी एनी अदर लेटेस्ट ईयर का रेगुलर असेसमेंट कंप्लीट होता है एट ए हायर फिगर, बड़े फिगर पर वो कंप्लीट होता है, तो इस बात को मैं एग्जाम्पल से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 2019-20 में एसएससी का हुआ था स्क्रूटनी असेसमेंट का सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, और इसमें उसकी एसेस हुई थी इनकम एसेस हुई थी फॉर एग्जाम्पल 15 लाख। ठीक है, फिर 2021 में उसका 144 हुआ था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, उस साल उसकी इनकम डिटरमाइन हुई थी 12 लाख। ठीक है, तो यहां पर हम कौन सी इनकम उठाएंगे? अगर मेरे को अभी प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए भेजना है, 21-22 की भी यहां डाल देते हैं। इस 21-22 में उसका मान लो अभी कुछ नहीं हुआ है पहली सिचुएशन, तो वो बेस 23-24 के लिए कौन सी इनकम मानेगा? एसएससी ऑफिसर को सोचना है कि इस एसएससी को मेरे को फॉर्म नंबर 28 भेजना है, तो वो क्या इनकम मानेगा 23-24 के लिए? 15 लाख मानेगा या 12 लाख मानेगा? नहीं, एक मिनट, अभी इस एसएससी की रिटर्न और फाइल नहीं है, उसका इन ईयर का असेसमेंट हो रखा है, रिटर्न अभी बाद के ईयर का फाइल है ही नहीं। मैंने बोला लेटेस्ट ईयर उठाएंगे जब कभी उसका रेगुलर असेसमेंट कंप्लीट हुआ है, अभी हायर नहीं सोचना है। तो लेटेस्ट ईयर जब भी उसका रेगुलर वाला असेसमेंट हुआ है, रेगुलर वाला चाहे 143(3) वाला हुआ है चाहे 144 वाला हुआ है, तो लेटेस्ट तो ये है ना। ठीक है, ये पकड़ लेंगे स्टेप 1 में। हाँ, अब फिर दूसरी बात, एसएससी ने बाद के साल के आईटीआर फाइल हो रखे हैं, 22-23 का उसका आईटीआर फाइल हो रखा है, और आईटीआर में उसने अभी इस आईटीआर में इनकम
बताई है मान लो 11 लाख, तो क्या लेंगे 11 लाख और 12 लाख हायर, विच एवर इज हायर। ठीक है, तो उस सिचुएशन में तो हो जाएगा आपका 12 लाख। ठीक है, लेकिन अगर इस साल का रिटर्न फाइल होते वक्त उसमें आईटीआर में उसने रिटर्न इनकम बताइए 16 लाख, क्या हो जाएगा 16 लाख हो जाएगा। समझे बात? तो इस तरीके से प्रोविजन को इंटरप्रेट किया गया है। तो एस्टिमेशन एओ रिवाइज कर सकता है, दोबारा सुने, एओ एस्टिमेशन को रिवाइज किस ग्राउंड में कर सकता है? अगर एसएससी किसी बाद के साल का आईटीआर हायर फिगर पर फाइल करे, या उसका किसी और ईयर का असेसमेंट कंप्लीट हो हायर फिगर पर। तो जैसे अभी मैंने 21-22 को पेंडिंग रखा, 21-22 में उसका असेसमेंट हुआ स्क्रूटनी वाला, और वो 18 लाख उसमें इनकम एसेस हुई, और तब तक वो 12 लाख मानकर फॉर्म नंबर 28 दे चुका था। ठीक है, बाद के किसी नए साल का या तो आईटीआर फाइल हो, या किसी और साल में और किसी लेटेस्ट ईयर का रेगुलर असेसमेंट कंप्लीट हो, तो इस रीजन की वजह से एओ को दोबारा अपने एस्टीमेट को रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। इसका मतलब वो फिर दूसरी बार फॉर्म नंबर 28 भेज सकता है। नहीं, उसी को चेंज नहीं करेगा, दोबारा भेजेगा फॉर्म नंबर 28। हाँ जी, अभी इस केस में क्या होगा, लेटेस्ट ईयर का असेसमेंट फिर अब 18 लाख हो गया, और उसके सब्सिक्वेंट ईयर में जो रिटर्न फाइल हुए हैं उसमें 16 लाख है, तो दोनों में से हायर क्या है 18। तो अभी वो 23 चॉइस की इनकम 18 मान लेगा, 18 लाख, और 18 लाख पर करंट ईयर में जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो कैलकुलेट करके कि आपका इतना टैक्स बनता है, वो फॉर्म नंबर 28 दोबारा भेज देगा अपने रिवाइज्ड एस्टिमेशन के बेसिस पर। फिर ये रिवाइज्ड इंटीमेशन दोबारा भेजी जाएगी, फॉर्म नंबर 28 में ही भेजी जाएगी। असेसिंग ऑफिसर को ये पावर सिर्फ एज ए प्रिकॉशनरी मेजर दिया गया है। वैसे प्राइम ड्यूटी तो एसएससी की खुद की है कि एसएससी अपना एडवांस टैक्स खुद एस्टिमेट करके पे कर दे। ये तो एक तरीके से ऐसे है कि असेसिंग ऑफिसर प्रिकॉशनरी मेजर, पता नहीं उस एसएससी ने अपना एडवांस टैक्स जमा कराया है या नहीं कराया है, तो मैं अपना पावर यूज कर लेता हूं एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, वो अपना ये पावर यूज कर लेगा। इसका मतलब एसएससी को एडवांस टैक्स जमा कराने के लिए असेसिंग ऑफिसर के तरफ से फॉर्म नंबर 28 आने का इंतजार नहीं करना है। और फॉर्म नंबर 28 की ये कहानी है कि ये उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के फरवरी एंड तक ही आ सकता है। फिर फरवरी एंड चाहे 28 को हो चाहे 29 को हो, जो भी फरवरी एंड तक ही भेजा जाएगा। मतलब किसी भी पर्सन को उस रेलेवेंट ईयर में मार्च महीने में फॉर्म नंबर 28 नहीं भेजा जा सकता, फरवरी तक ही भेजा जाएगा। और ये एडवांस, कोई पर्सन बोले मैं अपना एडवांस टैक्स कैसे एस्टिमेट करूं, ये तो सब पहली बार हुआ है, मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया है। हाँ, तो वो हम पढ़ चुके हैं रिलैक्सेशन प्रोविजन, फर्स्ट टाइम पीजीबीपी इनकम हुई तो आपको रिलैक्सेशन प्रोविजन अप्लीकेबल हो सकता है। बाकी ओल्ड एसएससी है चाहे न्यू एसएससी है, सब पर एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है। नई नई कंपनी बनी है तो क्या एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं रहेगी? क्या है? तो लैंग्वेज से पता पड़ता है कि असेसिंग ऑफिसर का पावर अराइज तभी होगा जब उस एसएससी का कभी पास्ट में रेगुलर असेसमेंट हुआ हो। अगर किसी एसएससी का पास्ट में रेगुलर असेसमेंट हुआ ही नहीं है, तो क्या असेसिंग ऑफिसर उस एसएससी को फॉर्म नंबर 28 भेज पाएगा? नहीं, क्योंकि फॉर्म नंबर 28 का बेस ही क्या था, जब कभी रेगुलर असेसमेंट हुआ था उस साल क्या इनकम बताई थी, वही बेस था। अगर उस एसएससी का कभी नहीं हुआ रेगुलर असेसमेंट, न स्क्रूटनी न बेस्ट जजमेंट, तो फिर असेसिंग ऑफिसर को पावर भी नहीं मिलेगा ये एस्टिमेशन करने का। सेक्शन 210 समझ चुके थे कि अगर एओ भेजता है अपना एस्टिमेशन और
एसएससी का एस्टिमेशन उसके बराबर है या एसएससी का एस्टिमेशन ज्यादा का है, तो एसएससी को रिप्लाई देने तक की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एओ का एस्टिमेशन ज्यादा है तो एसएससी को रिप्लाई सबमिट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर 28A। लेकिन एडवांस टैक्स जमा हर हाल में, हर सिचुएशन में अपने ओन एस्टिमेट वाला ही करना है, एओ के एस्टिमेट वाला नहीं करना है। और एडवांस टैक्स पे करने की हमने ड्यू डेट पढ़ ली थी, क्वार्टर वाइज होती है। पहली इंस्टॉलमेंट कब पे हो जाती है, कब तक ड्यू हो जाती है? 15 जून, सेकेंड 15 सितंबर, थर्ड 15 दिसंबर, फोर्थ 15 मार्च। और कितना कितना भरना पड़ता है? पहली किस्त 15 अप टू 15%, दूसरी किस्त 45%, तीसरी किस्त 75%, चौथी किस्त 100%। और ये मैंने कल ही बता दिया था, क्यूमुलेट होता गया है, मतलब इस 45% के अंदर ऊपर वाला 15 शामिल है। अगर ऊपर वाला 15 बढ़ चुके हो तो फिर बाकी का रिमेनिंग बैलेंस 30% ही पे करना है। लेकिन अगर एसएससी ने प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शन 44AD या 44AD ऑप्ट कर ली है तो उनको सिर्फ लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट 15 मार्च वाली सिंगल वन शॉट पे करनी होगी। कितना? 100% ऑफ एडवांस टैक्स। लेकिन अगर कोई पर्सन 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में भरता है तो भी वो एडवांस टैक्स ही कंसीडर किया जाएगा। और रिलैक्सेशन प्रोविजन कौन कौन सी इनकम पर लगेगा? कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, पीजीबीपी इनकम पहली बार, और डिविडेंड इनकम 222E के डीम डिविडेंड को छोड़कर। एक्चुअल डिविडेंड, डीम डिविडेंड कौन सा वाला लेना है? 222A B C D, 222E वाले पर ये बात अप्लीकेबल नहीं होगी। हाँ, तो इन स्पेसिफाइड इनकम का जो भी ड्यू टैक्स बनता है, ये इनकम बाद में राइज हुई। मैंने एग्जांपल लिया, जैसे ये इनकम आपको हुई 20 सितंबर को, 20 सितंबर तक वो दूसरी सेकंड वाली 15 सितंबर वाली किस्त जा चुकी थी, मतलब आप 2 किस्तें भर चुके थे, 15 जून वाली, 15 सितंबर वाली। उसके बाद 20 सितंबर को पता पड़ा कि कैपिटल गेन हो गया, ठीक है, या बिजनेस बाद में शुरू किया, पहली बार शुरू किया, तो उसकी वजह से एस्टिमेट गड़बड़ हो गया, चेंज हो गया, तो उस इनकम का टैक्स आने वाली जितनी भी ड्यू इंस्टॉलमेंट्स होंगी उसमें जमा कराया जाएगा। तो मेरे केस में कैसे जमा कराया जाएगा? जो किस फाइलिंग ड्यू है, अब कौन सी ड्यू है? 15 दिसंबर वाली, 15 मार्च वाली। तो इस इनकम का कितना टैक्स भरी जाए? 15 मार्च को, 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर तक को कितना भरी जाए? 75%, 15 मार्च तक 100%। कोई पे नहीं करता है ऐसे इंस्टॉलमेंट वाइज तो उसको सेक्शन 234C में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और जो पर्सन फॉर्म नंबर 28 के रेस्पॉन्स में अपना रिप्लाई फॉर्म नंबर 28A में नहीं देता, रिप्लाई कौन से फॉर्म में जाता है? फॉर्म नंबर 28A में जाता है, वो रिप्लाई नहीं देता। रिप्लाई देने की जरूरत कब थी? जब एओ का एस्टिमेशन ज्यादा था और एसएससी का एस्टिमेशन कम है, तो रिप्लाई देने की जरूरत थी। नहीं दिया उसने रिप्लाई तो उसे एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा और उस पर सेक्शन 220 का इंटरेस्ट लगेगा और सेक्शन 221 की पेनल्टी लगेगी, जो असेसिंग ऑफिसर लेवी कर लेगा। इसके अलावा सेक्शन 234B और C का इंटरेस्ट भी लगेगा। हाँ, किसी पर्सन ने जो एडवांस टैक्स जमा करवा दिया है, जब वो रिटर्न फाइल करने बैठेगा तो क्या इस एडवांस टैक्स की क्रेडिट उसे मिलेगी? हाँ, उसे उस एडवांस टैक्स की क्रेडिट मिल जाएगी जब वो अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेगा। तो इससे रिलेटेड हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड आ जाइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। मैंने टीडीएस चैप्टर में बोला था, एक अटेम्प्ट ऐसा था जिसमें 32 नंबर के टीडीएस के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। उस टाइम ये वाला भी क्वेश्चन आया था और स्टूडेंट इन जनरल क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर भी लास्ट मोमेंट पर नहीं पढ़ते, तो फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 नंबर का आया हुआ है
और काफी सारे स्टूडेंट कर नहीं पाए। एडवांस टैक्स से रिलेटेड है और क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर से रिलेटेड है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, करते हैं। मिस्टर जॉन एक नॉन रेजिडेंट है और उनका प्रोप्राइटरी बिजनेस है जयपुर में। वो इन्होंने शुरू किया था ईयर 2008 में। उस अभी अभी इनकी कैपिटल, बिजनेस तो 2008 में शुरू हो गया था और ये नॉन रेजिडेंट है, बिजनेस शुरू कर दिया था 2008 में। एज ऑन 1 अप्रैल 2022 इनकी ओपनिंग कैपिटल 6 लाख है इस बिजनेस में। फिर 10 अप्रैल 2022 को इनकी वाइफ ने इनको गिफ्ट दिया 2 लाख का, जो इन्होंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। कब? 10 अप्रैल 2022 को। बताइए, वाइफ ने जो पैसा दिया 2 लाख का, तो क्या इस 2 लाख की इनकम वाइफ में क्लब होनी चाहिए? जितना ये पैसा वाइफ ने दिया 2 लाख, मिस्टर जॉन ने अपने बिजनेस में लगा दिया, इस 2 लाख को लेकर क्लबिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो क्लबिंग वाला पोर्शन वाली टैक्सेबल इनकम होगी, किसको टैक्सेबल होगी? वाइफ को। इसका मतलब इस बिजनेस से होने वाली सारी इनकम मिस्टर जॉन को टैक्सेबल नहीं है। इसमें से हमें वो क्लब होने वाला पोर्शन निकालना है जो वाइफ को क्लब होगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में मिस्टर जॉन के इस प्रोप्राइटरी बिजनेस के 2 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर 22-23 उसका प्रॉफिट 3 लाख, प्रीवियस ईयर 23-24 उसका प्रॉफिट 4,40,000। इनकी बिजनेस इनकम आपको कैलकुलेट करनी है असेसमेंट ईयर 24-25 की। असेसमेंट ईयर 24-25 की मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 की, बट प्रीवियस ईयर 22-23 की भी आपको डिटेल दे रखी है। और वाइफ ने ये पैसा भी कब दिया है? 22-23 में दिया है, बट 22-23 में क्या मिड ऑफ द ईयर में दिया है? 22-23 में क्या मिड ऑफ द ईयर में दिया है? हमने क्लबिंग चैप्टर में पढ़ा था कि जो अमाउंट आपके ओपनिंग कैपिटल में शामिल नहीं होगा, 22-23 में मिस्टर जॉन के लिए क्या होगा? ये पैसा उनकी ओपनिंग कैपिटल में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये पैसा वाइफ ने उनको मिड ऑफ द ईयर में दिया है। तो क्या 22-23 में क्लबिंग हो पाएगी? नहीं। लेकिन इस अमाउंट को लेकर क्या 23-24 में क्लबिंग होगी? हाँ, ये वाइफ का दिया हुआ पैसा 22-23 की ओपनिंग कैपिटल में तो शामिल नहीं था, लेकिन क्या 23-24 की ओपनिंग कैपिटल में शामिल था? हाँ, तो क्लबिंग 23-24 में होगी, लेकिन 22-23 में नहीं होगी। फिर इस साल में उनको, इसी ईयर में 23-24 में उन्होंने एक वैकेंट साइट बेची, मतलब प्लॉट बेचा, जिसकी वजह से उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो गया 5 लाख। और ये कंप्यूटेड है, कंप्यूटेड है मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सब लेस हो चुका है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर जो भी था लेस हो चुका है। ये इन्होंने बेचा कब? 20/12/2023 को। 20/12/2023 को मतलब 3 इंस्टॉलमेंट जा चुकी। कौन सी? 15 मार्च नहीं, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 दिसंबर तीसरी इंस्टॉलमेंट भी जा चुकी है। उसके बाद इनको ये LTCG हुआ है। तो इस LTCG का टैक्स ये कब भरवाएंगे? चौथी किस्त जब 15 मार्च वाली होगी, इंस्टॉलमेंट फाइलिंग ड्यू, तब उसके साथ जमा कराएंगे। लेकिन क्या पहली 3 किस्तों तक इनके पास LTCG होने का कोई एस्टिमेशन था क्या? नहीं। इनके पास किस चीज का एस्टिमेशन था? सिर्फ बिजनेस इनकम होने का एस्टिमेशन था। इस LTCG का इन्होंने एस्टिमेट ही नहीं लगाया था। अब आपको इस साल की टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, और इसकी एडवांस टैक्स की कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी ये कैलकुलेट करनी है। और इसका टैक्स एस्टिमेट कैलकुलेट करते वक्त ये एज्यूम करना है कि इसने रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट की है। समझ गए? चलिए करते हैं कैलकुलेशन। इसका पहला साल अभी क्वेश्चन के हिसाब से किस साल की डिटेल आपको दे रखी है? 22-23 में इनको प्रॉफिट कितना हुआ है? 3 लाख का हुआ है। वाइफ का गिफ्टेड अमाउंट है 2 लाख। इनकी ओपनिंग कैपिटल है इस साल 6 लाख, बट इस 6 लाख में ये 2 लाख शामिल नहीं है, तो क्लबिंग
नहीं होगी इस साल। तो क्या ये पूरा का पूरा 3 लाख मिस्टर जॉन के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगा? हाँ, पूरा का पूरा इस साल 22-23 का 3 लाख प्रॉफिट मिस्टर जॉन को ही टैक्सेबल होगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर 23-24 का प्रॉफिट कितना है? 4,40,000। अब हमें नहीं पता कि इस साल की ओपनिंग कैपिटल क्या है, तो ओपनिंग कैपिटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। देखो 1 अप्रैल 2022 की ओपनिंग कैपिटल आपको पता है 6 लाख। फिर 22-23 में प्रॉफिट कितना हुआ? नहीं, ये हस्बैंड ये वाइफ का दिया हुआ पैसा, वाइफ का दिया हुआ पैसा 2 लाख, वो भी कैपिटल में आ जाएगा। और प्रॉफिट हुआ 22-23 का 3 लाख, ये भी ऐड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपकी 11 लाख कैपिटल आ जाएगी। ये 1 अप्रैल 2023 की ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी क्या? ये 1 अप्रैल 2023 की आपकी ओपनिंग कैपिटल है। तो अब क्लबिंग कैसे हो? क्लबिंग प्रोपोर्शनेट होगी। इस साल का प्रॉफिट कितना है? 4,40,000। ओपनिंग कैपिटल नीचे लिखी जाए 11 लाख, ऊपर वाइफ का दिया हुआ इसमें कितना शामिल है? 2 लाख। तो इसको लेकर क्लबिंग हो जाएगी। तो कैलकुलेशन वाइज बन रहा है आपका 80,000। ये अगर वाइफ में क्लब हो जाएगा तो अभी इनकम कितनी है? 4,40,000 इस बिजनेस से। 4,40,000 में से 80,000 वाइफ में क्लब होना है, तो इनको रिमेनिंग अमाउंट 3,60,000 इनको टैक्सेबल होगा। 440 में से 360 मिस्टर जॉन को टैक्सेबल होगा और 80,000 वाइफ में क्लब हो जाएगा। समझ आ गई बात? अब अगर ये रेगुलर टैक्स रेजिम फॉलो करते हैं, अब इनकी बनानी है आपको एडवांस टैक्स की कितनी इंस्टॉलमेंट इनको पे करनी पड़ेगी। अब जब इनके पास एलटीसीजी का एस्टिमेट नहीं था, तब इनको एस्टिमेशन में क्या रहना चाहिए था कि मेरे को पीजीबीपी इनकम है 3,60,000। 3,60,000 पे इन्होंने कैलकुलेशन की, और कोई इनकम थी नहीं, जीटीआई यही हो गया 3,60,000, डिडक्शन कुछ है नहीं, टोटल इनकम भी यही हो गया। टोटल इनकम 3,60,000। इनको बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की मिलेगी, 2.5 लाख की मिलेगी। कैलकुलेशन करते हैं 3,60,000, 2.5 लाख माइनस कर दिया, उस पर 5% टैक्स लगना है रेगुलर टैक्स रेजिम में। वो कितना रहेगा? 5,500। ठीक है, इसको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, कारण ये नॉन रेजिडेंट है। 87A की रिबेट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। क्वेश्चन में इसलिए ये चेक करना जरूरी रहता है कि ये नॉन रेजिडेंट है क्या। नॉन रेजिडेंट को 87A की रिबेट नहीं मिलती, तो वो नहीं मिली। और बेसिक टैक्स फिर इतना ही हो गया 5,500। इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दिया, नेट टैक्स इनका इतना आ रहा है। लेकिन इनका नेट टैक्स 10,000 से कम है, तो इन पर एडवांस में टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अभी तो इनका एस्टिमेशन ऐसे था, तो ये जमा करवा ही नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही एलटीसीजी का सीन आया, इनकी कैलकुलेशन इनको दिक्कत देगी। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी? वो स्पेसिफाइड इनकम तो एलटीसीजी है, ये बिजनेस इनकम भी साथ में जुड़ के कितना टैक्स बनता है आपका, वो सब आपको एडवांस में भरना था। हाँ, एलटीसीजी पर जो टैक्स बनेगा वो आप इंस्टॉलमेंट फाइलिंग ड्यू पर दे सकते हो, लेकिन ये बिजनेस इनकम आपकी पहली बार थोड़ी ना थी। बिजनेस इनकम आपकी पहली बार वाली थोड़ी ना है, इस पे तो आपके एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। तो वो कैसे बनेगी? अब मैं कैलकुलेशन करता हूं, एलटीसीजी का पता पड़ने पर इनकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट होगी। इनकी बिजनेस इनकम 3,60,000, एलटीसीजी 5 लाख, 8,60,000, टोटल इनकम 8,60,000। 8,60,000 पे कैलकुलेशन कैसे होगी? एलटीसीजी कितना है? 5 लाख। 5 लाख पे 20% एलटीसीजी 112 वाला है, 1 लाख वो,
और वो पीजीपीपी इनकम का तो हम टैक्स कैलकुलेट करके ही बैठे थे 5,500। अब टैक्स इतना हो जाएगा सेस शामिल करके, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि अब तक आप नींद में थे, पहली किस्त दूसरी किस्त जा चुकी, बट तब आपका टैक्स 10,000 से कम बन रहा था, तब आपने जमा नहीं कराया, लेकिन जमा कराना था आपको। क्यों? सिर्फ आपको एलटीसीजी के टैक्स को पे करने की लायबिलिटी कब हो गई? इंस्टॉलमेंट फाइलिंग ड्यू। तो बिजनेस इनकम पर ये छूट है क्या आपको? बिजनेस इनकम ये पहली बार थोड़ना है। बिजनेस इनकम पर टैक्स कितना रहता आपका? वो आपका शुरू से ही लायबिलिटी खड़ी हो गई अब 15%, ठीक है, 30%। इंक्रीमेंटल निकाल रहा हूं, वैसे 45 है, पुराना 15 भर दूंगा 45 तक, तो अब पुराना अगर 15 भर चुका हूं तो रिमेनिंग 30% भरना है। ठीक इसी तरीके से यहां तक कितना होना चाहिए? 75, लेकिन ऊपर वाला अगर 45% हो गया है तो रिमेनिंग 30, ठीक है। ये कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। लेकिन वो एलटीसीजी वाला टैक्स कब भरना है? 15 मार्च को। 15 मार्च के वक्त मैं एलटीसीजी का टैक्स कैसे निकालूंगा? अलग से। कैसे? अलग से कैसे? ये एलटीसीजी का बेसिक टैक्स कितना? 1 लाख बेसिक, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो कितना हो गया? समझे? 1,04,000 ये 100% जमा होना चाहिए। और इस बिजनेस इनकम का टैक्स अभी कितना पेंडिंग है? अभी तक ऊपर तक 75% पे हुआ है, बाकी रिमेनिंग 25%। इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। आपका ओवरऑल टैक्स इतना जमा होना चाहिए, ठीक है। जो भी एडवांस टैक्स पेबल होता है वो पे कैसे करना रहता है, उसकी राउंडिंग ऑफ होती है। क्या टैक्स की राउंडिंग ऑफ होती है? टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। तो आप इसको कर दो टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। समझ आ गई बात? लास्ट में हमने सिर्फ राउंडिंग की टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। समझ आ गई बात? इस तरीके से एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क करना है। थर्ड में आते हैं। मिस्टर शिखर, जिनकी एज है 52 इयर्स, ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी निकालनी है। ये रेगुलर टैक्स रेजिम में रह रहे हैं, ठीक है, और एडवांस टैक्स की इनको ड्यू डेट आपको बतानी है। इन्होंने अपनी टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट ही कर ली है, इनकम कैलकुलेट कर ली होगी, उस पर डायरेक्ट इन्होंने अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आपको बता रहे हैं 85,000। और टीडीएस इनका किसी ने काटा हुआ है 15,000, जिसकी इनको क्रेडिट मिलेगी, ठीक है। तो चेक करके देखते हैं। इनका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 85,000 था। टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट लेस करने के बाद भी इनका 70,000 पेबल आ रहा है। 10,000 या 10,000 से ऊपर आने पर एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये टीडीएस की क्रेडिट लेने के बाद अगर इनका नेट पेबल 10,000 या 10,000 के ऊपर आ रहा है तो इनको अपना टैक्स एडवांस में पे करना रहेगा। अब कैसे करेंगे ये पे? 70,000 ही पे करना है, उसकी ये किस्तें बना देंगे। 70,000 का 15%, पहली किस्त 70,000 का 15%, इतना जमा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी किस्त या तो मैं डायरेक्ट निकाल दूं 30%, या तो मैं डायरेक्ट निकाल दूं 70,000 का 30%, या मैं निकालूं कि 70,000 भरना है, उस पर 45% इतना भर दिया था, अब कितना भरना निकलता है। अब मैं इंक्रीमेंटल निकालूंगा, या तो मैं सीधा 45% निकालू, 45% 70,000, और ऊपर कितना भर चुके हैं 15%, 10,500, मतलब निकालना इंक्रीमेंटली है। इस तरीके से इतना इतना पे करना रहेगा। समझ आई बात? लेकिन अगर ये प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शन ऑप्ट कर रहे होते तो
इनकी एक ही इंस्टॉलमेंट बनती, लास्ट वाली 15 मार्च वाली। फिर ये अपना सारा का सारा एडवांस टैक्स 70,000 कब पे करते? लास्ट 15 मार्च 2024 तक पे करते, अगर इंटरेस्ट नहीं लगवाना है तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक बात करना आपको है, बट उसमें एक बात, जब हम ये इसमें इसकी कौन कौन सी इनकम पर टैक्स आ रहा है, सिर्फ लॉटरी विनिंग पर आया, बाकी सब क्या हुआ, इनको बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिल गया 2.5 लाख तक, वो इनकम कवर हो गई, वो जीरो हो गई, और फाइनली कौन सी इनकम पर टैक्स लगा इनके, लॉटरी विनिंग का ही टैक्स लगा। अब लॉटरी विनिंग पर तो एक टीडीएस का सेक्शन लगता है, अगर लॉटरी विनिंग पर वो टीडीएस इनके कट गया तो इनको अपना एडवांस में टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर टीडीएस डिडक्टर ने टीडीएस नहीं काटा है तो फिर इनकी लायबिलिटी है। हाँ, कैजुअल इनकम भी स्पेसिफाइड इनकम मान सकते हैं क्या, कि जब से अराइज हुई उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट फाइलिंग ड्यू होगी उसमें उसका टैक्स जमा करवाया जाए। हाँ, कैजुअल इनकम भी तो है। कौन कौन सी इनकम है? कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, पीजीपीपी इनकम पहली बार, डिविडेंड इनकम अदर देन 222E। ठीक है, तो कैजुअल इनकम पर रिलैक्सेशन प्रोविजन लगता है। यहां पर नोट जो है, कई स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज होते हैं, बाद में पूछते हैं, इसलिए मैंने सोचा अभी बता दूं। 2.5 लाख की इसकी बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट, ये सैलरी की इनकम थी, उसमें इन्होंने यूज कर ली। ठीक है, और 35,000 की ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये रेजिडेंट है, रेजिडेंट को शॉर्टफॉल एडजस्ट करने का एडवांटेज मिलता है, बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्लेम करने में शॉर्टफॉल रही तो ये उसमें चला जाएगा, सब 2.5 लाख में कवर हो जाएगा। लेकिन कैजुअल इनकम के अगेंस्ट बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिलती, उसका टैक्स तो भरना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये इसको भरना ही पड़ रहा है कैजुअल इनकम का टैक्स। लेकिन फिर भी इसकी लिमिट बाकी रही हुई है। कितनी बाकी रही हुई है? 2.5 लाख में से क्या क्या यूज कर पाया ये? एलटीसीजी या सैलरी इनकम? सैलरी इनकम पहले यूज कर पाया। ठीक है, तो अभी भी ये यूज कर सकता है क्या बाकी का 35,000? 35,000 भी यूज कर सकता है ना। तो इसकी ओवरऑल जो बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट वेस्ट हो जाएगी वो कितनी रहेगी? और ये इसकी शॉर्टफॉल कहलाएगा। ये वाली शॉर्टफॉल वो लॉटरी विनिंग में से एडजस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट।